जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। स्मार्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 14 में हम लोग असम स्पेशल एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। असम स्पेशल एमसीक्यू डिस्कशन आपके एपीएससी के एग्जामिनेशंस को स्पेशली ध्यान में रखकर, प्री सिक्योर के बाकी जो सेशन है रेगुलर वो आपके यूपीएससी, एपीएससी और बाकी जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं सिविल सर्विसेज के, उन सबको डेडिकेटेड रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो हम लोग कर रहे हैं, और ये सैटरडे वाला सेशन ना आज से मैं आपके लिए क्या करूंगा, असम स्पेशल सेशन करूंगा प्री सिक्योर का। ठीक है, चलिए। और फिर कल आपके लिए मॉर्निंग में आसाम प्रहरी, जिसमें हम मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेशली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वाले भी, वो कल के आसाम प्रहरी में मॉर्निंग आपको मिल जाएगा। तो आज के प्री सिक्योर सेशन में जो टॉपिक है आसाम स्पेशल, उसमें पहले टॉपिक है रिलेटेड टू रिसेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने हायर एजुकेशन के फील्ड में जो इनिशिएटिव लिए हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह से आसाम की हिस्ट्री को कनेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने, वो क्वेश्चन। देन रीनेमिंग ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड अदर्स फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन आसाम। आसाम में कुछ इंस्टीट्यूशंस का रीनेमिंग रिनाउंड पर्सनैलिटीज के नाम पर। श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड, श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड जो कि श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 जो इस साल दिया गया है, ये किन डिग्नेटरी को दिया गया, क्या इनका रेलेवेंस है। देन डिफरेंट सतराज मेंशन इन न्यूज, जो सतराज आसाम के कल्चर को श्रीमंत शंकरदेव और बाकी वैष्णवाइट मूवमेंट के जो हमारे संत थे उन्होंने जो सतराज की स्थापना की, और अभी रिसेंट में सीएम ने कुछ सत्रों को विजिट किया, वो जो न्यूज में मेंशन थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू। राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम आसाम, न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम आसाम, एंड देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन। ये आज का सेशन का पर्सपेक्टिव होगा, ये आज के सेशन का एजेंडा होगा। तो पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू रिसेंट इनिशिएटिव बाय आसाम गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि आसाम कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया। पहला क्या, द आसाम गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी एट गोहपुर। यस, इट इज करेक्ट। शहीद कनकलता बरुआ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, इंडिया के नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जान की बाजी लगाकर क्विट इंडिया मूवमेंट में, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। शहीद कनकलता बरुआ जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया काफ़ी यंग एज में। तो इनको डेडिकेटेड एक स्टेट यूनिवर्सिटी गोहपुर में गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने अप्रूव करने का डिसीजन लिया है, करेक्ट है। द प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड अ फाइनेंशियल सैंक्शन ऑफ ₹400 करोड़। यस, 400 करोड़ का फाइनेंशियल सैंक्शन अभी दिया गया है। आगे फिर जैसे जैसे नीड होगी उसको इंक्रीज किया जाएगा। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। Kanaklata Barua was a freedom fighter who sacrificed her life during the Quit India movement. We all know it. All the three statements are correct in this question. है ना, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, आसाम कैबिनेट का डिसीजन। कनकलता बरुआ जी का जो वीरांगना कनकलता बरुआ, जिन्होंने वीरता दिखाई थी, जिन्हें शहादत मिली। अब इसको मैंने पहले भी पीवाईक्यू में एक्सप्लेन किया है कि ये जो फ्लैग है, यहाँ पे गांधी जी का चरखा मेंशन्ड है। इंडियन फ्लैग की पूरी हिस्ट्री स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी कि इंडियन फ्लैग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। कनकलता बरुआ जिन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट में जिस तरह से मृत्यु वाहिनी का पार्ट बनकर आज़ादी की लड़ाई में, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन गो थ्रू दोस पीवाईक्यू एनालिसिस एज वेल। आप यहाँ पर भी वो डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी कम एज में, 17 साल की उम्र में इन्होंने वीरता दिखाई थी, एंड वो हम सब के लिए आज भी और आगे भी एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम कैबिनेट का डिसीजन, जहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का रीनेमिंग किया गया है टू ऑनर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। पहला क्या है, द सारू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन गुवाहाटी हैज बिन रीनेम्ड एज अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यस, दिस इज करेक्ट। और अभी हम श्री अर्जुन भोगेश्वर बरुआ जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के, एथलेटिक्स के फील्ड में। देन द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बता सकते हो कहाँ पर है ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैज बीन रीनेम्ड एज गोलाब बोरबोरोआ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ आसाम्स फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। है ना, यहाँ पे नॉन कांग्रेस वर्ड भी यूज कर लीजिए, आसाम्स फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। अगेन दिस इज करेक्ट। The Dorang District Stadium in Mangaldoyi has been renamed as Raja Dharam Narayan Stadium. Again, this is also correct. ये भी correct statement है। तीनों statement यहाँ भी correct है ना? ये तीनों statement यहाँ correct है।
आपका एक टास्क क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपके लिए भी टास्क है। आपके लिए टास्क है कि ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आप इसका वर्क देखिए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या वर्क होता है, जिसकी अभी रीनेमिंग की गई है किन के नाम पर, टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ गुलाब बोरबोरोआ जी। ही हैज done a remarkable work in the field of social work and politics in Assam and first non-Congress chief minister ये बनते हैं। आप इनके वर्क को एक बार पढ़िए, इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए। देन दोरांग डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेडियम है मंगलदोई में, उसका रीनेमिंग किया गया कैसे, राजा धर्म नारायण स्टेडियम इन द ऑनर ऑफ अ लोकल हिस्टोरिकल फिगर। सो व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन, राजा धर्म नारायण जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी आपको पढ़ना है और हमें बताना है। अब हम आते हैं सरू सजाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में जो गुवाहाटी में है, और इसका रीनेमिंग किन के नाम पर किया गया है, तो ही इज अ लेजेंड भोगेश्वर बोरवा जी। इनको अर्जुन भोगेश्वर बोरवा जी के नाम से भी बुलाया जाता है। क्यों? बिकॉज ही इज द फर्स्ट एसएमएज एथलीट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड, जिनको अर्जुन अवार्ड के साथ 1966 में सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट एसएमएज एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एक इंटरनेशनल इवेंट में। कौन सा इवेंट था वो? 1966 एशियन गेम, और उसके बाद कई गेम्स में, नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, असम का नाम रोशन किया। तो पहले इन्होंने 1966 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, इंटरनेशनल इवेंट था इनका, ठीक है, 800 मीटर की ये जो रेस थी, और फिर ये असम से पहले अर्जुन अवार्डी बनते हैं 1966 में। इनके बर्थ एनिवर्सरी 3 सितंबर को स्पोर्ट्स डे के रूप में या अभिरुचि स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें लचित अवार्ड और बाकी वीर सेलाराई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनके बारे में एक यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख सकते हो जो कि नन अदर देन बट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी ने दिया था। उन्होंने इनके बारे में बोला, और खुद जो हमारे श्री भोगेश्वर बोरवा जी हैं ये मानते हैं कि ये मुझे दिए हुए कई सम्मानों में से एक बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मान है। जब मिल्खा सिंह जी ने बोला कि यू आर वेरी लकी, आई एम कॉल्ड द फ्लाइंग सिख बट आई डाउट इवन माई नेबर्स नो माई बर्थडे इज, एंड हेयर इन असम योर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड विद सो मच ग्रैंड्योर, आई रियली एनवी यू। मिल्खा सिंह जी बोलते हैं कि आप बिल्कुल लकी हैं कि आपके जन्मदिन को आपके लोग इतने सम्मान के साथ, इतने प्यार के साथ, उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लोग फ्लाइंग सिख तो बुलाते हैं, पर मेरे बर्थडे को शायद ही मेरे पड़ोसियों को भी याद होगा। तो एक मिल्खा सिंह जैसा एथलीट एक दूसरे एथलीट की तारीफ कर रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा आप ये बातें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड से रिलेटेड। श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड की जो अभी रिसेंट श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 की जो घोषणा की गई, और यहाँ पर पिछले कुछ जैसे 2017, 2020 एंड 2023 एक यहाँ पर पैटर्न तुम देख सकते हो कि इन अवार्ड्स के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 3 ईयर्स का गैप है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मालूम पड़ गया कि श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड जो है वो 3 ईयर्स गैप पर दिया जाता है। इनिशियली एनुअली दिया जाता था, पर अब 3 ईयर्स अवार्ड पे दिया जा रहा है। तो आपको मैच क्या करना है कि 2017 में किन डिग्नेटरीज को ये अवार्ड दिया गया था, 2020 में किन्हें दिया गया, और 2023 का अवार्ड जो कि अभी 2025 में सम्मानित किया गया है वो किन को दिया गया है। तो मैच अगर हम करें तो वशिष्ठ देव शर्मा जी, इन्हें 2017 श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाव प्रसाद सालिया जी को 2020 के श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड से सम्मानित किया गया, एंड डॉक्टर सोनल महान सिंह जी को श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सो ए का मैच और बी का मैच और सी का मैच करेक्ट है। आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप वशिष्ठ देव शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, आप भाव प्रसाद सालिया जी के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो रिसेंट में जिन्हें सोनल मान सिंह जी को जो सम्मानित किया गया है उनके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोनल मान सिंह जी, सी इज अ रिनाउंड डांसर, इंडियन क्लासिकल डांसर, स्पेशली इंडियन क्लासिकल डांस में कौन? भरतनाट्यम एंड ओडिसी। इनको मणिपुरी की भी शिक्षा मिली थी, पर अगर अभी हम इनके बात करें इनके क्लासिकल डांस की, तो इन्हें ओडिसी और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के लिए जाना जाता है। टोटल कितने क्लासिकल डांस है? टोटल कितने हैं क्लासिकल डांस, ये मुझे तुम बताओगे, ठीक है। इन्हें इनके डांस के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया था, यह बात याद रखिएगा, और तभी ये यंगेस्ट अवार्डी में से एक थी, ठीक है, जब इन्हें पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद पद्म विभूषण से भी 2003 में सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, भारत रत्न के बाद। भारत रत्न हो गया पहला,
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। तो इन्हें पद्म विभूषण से सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से 2003 में सम्मानित किया गया, 2003 में। एंड सो शी बिकेम द सेकंड वुमेन डांसर इन इंडिया टू रिसीव सच ऑनर आफ्टर बाला सरस्वती जी। बाला सरस्वती जी ये भी भरतनाट्यम डांस के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले भरतनाट्यम डांस के डांसर बाला सरस्वती जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और फिर डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को किया गया। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी सोनल नाम से, जिसे एक फेमस फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा जी ने बनाया, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म से भी सम्मानित किया गया 2002 में। इसके अलावा संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान और ऐसे कई सम्मानों से सोनल मानसिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बाकी के जो दो रिनोन्ड पर्सन हैं, इनके बारे में पढ़ना आपका टास्क है। आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में पढ़ के मुझे बताओगे। नेक्स्ट जरा हम देख लेते हैं कि श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड के क्या बेसिक्स हैं जो हमारे काम आएंगे प्रीलिम्स में या मेंस के आंसर लिखने में भी। तो अवार्ड की स्थापना होती है 1986 में, और 1986 में जो अवार्ड की स्थापना होती है, तो श्रीमंत शंकरदेव जी, इनका जो वैष्णवाइट मूवमेंट के हमारे सेंट हैं, न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट के हमारे सेंट श्रीमंत शंकरदेव जी, जिन्होंने समाज में बिना किसी भेदभाव के समाज के एक समरसता के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को बराबरी पिलाने के लिए काम किया भक्ति मूवमेंट के थ्रू। तो उनके नाम से श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 1986 में स्थापित किया गया, जो कि आर्ट के फील्ड में, कल्चर, लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जो लोग भी बढ़िया काम करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। पहला सम्मान किनको दिया गया है, फर्स्ट अवार्डी जो हैं वो कीर्तिनाथ हजारिका जी हैं। तो कीर्तिनाथ हजारिका जी के बारे में भी आपको पढ़ना है कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड में है। कोई बता सकता है इनके बारे में, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड में है। देन हम श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड के बारे में और क्या जानते हैं कि यह अवार्ड 2008 से एक्चुअली 3 इयर्स के इंटरवल पे दिया जा रहा है। शुरू में अवार्ड एनुअली दिया जाता था, तो ये चीज याद रखिएगा कि शुरू में एनुअली दिया जा रहा है, बट सिंस 2008 द अवार्ड इज बीइंग गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, अवार्ड के साथ साथ कैश प्राइज भी दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एंड अ प्लेट एंड क्लोथिंग दिया जाता है सम्मान के साथ। स्पेशली 2008 से 3 साल पे दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। पहले एनुअली दिया जाता था, 1986 के इसकी शुरुआत हुई है, और मास कम्युनिकेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट अवार्डी कीर्तिनाथ हजारिका जी थे। हिंट भी मैंने तुम्हें दिया है, आप कीर्तिनाथ हजारिका जी के बारे में बिल्कुल पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट डिफरेंट सतराज इन असम। तो यहाँ पे कुछ सतराज के नाम मेंशनड है, खोतरा छत्र, रामाराईकुति छत्र एंड सुंदरदिया छत्र। मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, सो पार्डन मी फॉर दैट, बट गाइज पे अटेंशन टू द डिटेल्स, जो एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उस पर ध्यान देना। इनके लोकेशन को मैच करना है, तो खोतरा छत्र दौरांग डिस्ट्रिक्ट से मैच है, हाँ जी सही मैच है। रामरायकुटी छत्र धुबरी, यस, एंड सुंदरदिया छत्र बौरपेटा, अगेन करेक्ट मैच। तो अब हम प्रेजेंट वाले सत्र पर आते हैं जो कि न्यूज में था। आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं, दैट चीफ मिनिस्टर श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ही विजिट्स खोतरा सत्र एंड कृषक शहीद मेमोरियल। अब सत्र के बारे में तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तुम्हें बना कर दिया है, अब थोड़ा होमवर्क यहाँ पे। और ये बार बार मैं होमवर्क क्यों बोलता हूँ, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे ना, खुद एफर्ट नहीं करोगे। बुद्ध ने अपने मरने से पहले अपदीपो भव के बारे में बताया था, अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपदीपो भव मतलब अपने रास्ते खुद तलाशने चाहिए, बी योर ऑन लैंप, बी योर ऑन लाइट। तो जब तक आप होमवर्क नहीं करिएगा ना, तो आप भीड़ से आगे नहीं निकलिएगा, और भीड़ से आगे निकलना जरूरी है गाइज। तो कृषक शहीद मेमोरियल क्या है, इसके बारे में तुम मुझे पढ़ के बताओगे। हम सत्र की बात करें तो खोतरा सत्र दरांग डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज फाउंडेड बाई वन ऑफ द फेमस डिसाइपल ऑफ श्री माधव देव जी। अब श्री माधव देव जी किनके डिसाइपल हैं बताओ जरा। तो श्री माधव देव जी के एक फेमस डिसाइपल श्री गोविंद अता जी ने इसकी स्थापना की थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सत्राज में से एक है खोतरा सत्र, काफ़ी साल पुराना, हंड्रेड्स ईयर ओल्ड, 400-500 साल पुराना सत्र है ये। इट इज़ नाउ अ लीडिंग सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्रमोशन ऑफ सेटरी डांसिंग कल्चर। सेटरी डांसिंग कल्चर के प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिसर्च के लिए एक लीडिंग सेंटर भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा इलेक्शन इन आसाम। रिसेंटली में आसाम में राज्यसभा इलेक्शन कंक्लूड हुए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्या, आप यहाँ न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग भी देख सकते हो, रिसेंट का आज का ही ये है, जिसमें आसाम ट्रिब्यून में ही मेंशन हुआ है श्री कनक पुरकायस्थ जी के बारे में। एंड कनक पुरकायस्थ जी के साथ साथ श्री बीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी के बारे में, जो राज्यसभा के लिए इलेक्टेड हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में।
श्री कनक पुरकायस्थ जी ऑफ बीजेपी एंड बीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी ऑफ द एजीपी असम गण परिषद हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द राज्यसभा। अनअपोज्ड मतलब कि फिर इनके अपोजिशन में बाकी मेंबर्स जो मेंबर्स होंगे, चाहे वो सेम पार्टी के हों अलग पार्टी को, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था, है ना, करेक्ट है। द इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड बट द एनडीए कैंडिडेट्स वॉन विद अ सिंपल मेजोरिटी। जब अनअपोज्ड कह रहा है तो फिर सेकंड स्टेटमेंट कंटेस्टेड विद अ सिंपल मेजोरिटी, ये कहना तो इलॉजिकल होगा, आयरनी होगा, गलत हो जाएगा ना, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। कनक पुरकायस्थ विल बी मेकिंग हिज डेब्यू टू द राज्यसभा वाइल श्री बीरेंद्र प्रसाद बैसिया हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम आसाम। जी, श्री कनक पुरकायस्थ जी के लिए ये पहला डेब्यू होगा उनका राज्यसभा में, जबकि श्री बीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी जो है इन्होंने पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में अपना काम किया है, अपनी सेवा दी है। थर्ड इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। अच्छा, वहाँ पे 1 and 3 ओनली है, 2 नहीं है, इसको ना यहाँ से हटा दो, इसको करेक्ट कर लो। आंसर क्या हो गया भैया? आंसर हो गया सी हमारा 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों लीडर्स के बारे में देख सकते हैं, श्री कनक पुरकायस्थ जी के डेब्यू रोल इन राज्यसभा में, और बीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी के बारे में हम पढ़ें तो इन्होंने पहले लोकसभा से भी मंगलदोई सीट से, आप देख सकते हैं, फर्स्ट बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम आसाम से मंगलदोई 1996, और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बने थे स्टील एंड माइंस के लिए। देन अगेन ये राज्यसभा में 2008 और 2019 में इलेक्टेड हुए हैं, और अगेन इस बार फिर से 2025 में। ठीक है, बीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी के बारे में आपने देख लिया। श्री कनक पुरकायस्थ जी जो अभी राज्यसभा में जा रहे हैं, इनका पहला टर्म होगा। चलिए, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए थे उसमें पहला था टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस। ये टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस ट्रंप अंकल जी के वजह से मेंशन था, क्योंकि ट्रंप अंकल जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिसीजन लिया है कुछ नेशंस के लोगों के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस रिमूव करने का, जिसमें एक नेपाल भी है, हमारा पड़ोसी। तो सेकंड स्टेटमेंट पे पहले आ जाओ। रिसेंटली द यूएस हैज टर्मिनेटेड द टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस प्रोवाइडेड टू नेपाल। करेक्ट है, नेपाल के साथ साथ बाकी नेशंस के भी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस को रिमूव किया है। अब पर्पस क्या है इसका? तो ये एक टाइप का इमिग्रेशन स्टेटस होता है जो उन लोगों को दिया जाता है जो किसी रीजन से अपने नेशन में अनसेफ फील कर रहे हैं। वो नेचुरल रीजन भी हो सकता है, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक के बाद नेपाल के लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया था। कभी कभी वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है कि जैसे सपोज म्यांमार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और यूएसए ने डिसाइड किया कि म्यांमार के लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस देना है, सपोज डिसाइड किया, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है। सो डिफरेंट रीजन्स की वजह से ये जो जो पीपल होते हैं जो यूएसए में जाकर रह रहे हैं, उनको एक टेम्पररी इमिग्रेशन स्टेटस देना टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के नाम से दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड अ वर्क परमिट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन। ये आपको एक टाइप का वर्क परमिट एंड डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन भी देता है कि आप यूएसए में रह के काम कर सकते हैं और आपका डिपोर्टेशन नहीं होगा, आप वहां रह रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी शायद हो सकता है टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ भी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बात चल रही है कि उन्हें वापस भेजना है उनका ओरिजिनल नेशन है वहाँ पर, बट हो सकता है कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस भी दिया जाए। ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में विचार कर सकते हैं, वे अहेड के फॉर्म में विचार कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो आप ऐसे ना आंसर लिखने के लिए इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक स्टेटमेंट के बारे में, जहां वो लिखते हैं पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल सेल्टर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाई ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म टू ट्रियम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। एक्चुअली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार कनाडा और फिर यूएसए के विजिट पर थे, और यूएसए में वहाँ उनको जो रेशियल ट्रीटमेंट फेस करना पड़ा, इसको लेकर उन्होंने आगे जाकर काफ़ी कुछ लिखा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों के विचार मिलते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जो उन्होंने अरबिंदो मोहन बोस जी को, जो कि फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस जी के भतीजे हैं, उनको लिखा था। ये आंसर होगा, अरबिंदो मोहन बोस जी को लिखा था। यहाँ पे गुरुदेव, जिस तरह से गांधी जी और गुरुदेव के विचार मिलते हैं, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ पेट्रियोटिज्म मेरे लिए फाइनल शेल्टर नहीं हो सकता है, मैं ह्यूमैनिटी पे जोर डालूंगा। क्योंकि जब यूएसए में मुझे, जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुझे रेसिज्म फेस करना पड़ा, तो वहाँ पे मैंने रेसिज्म क्यों फेस किया? क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ इलीगल माइग्रेंट काइंड ऑफ पर्सन, और आई एम एलियन। तो ऐसी फीलिंग से गुरुदेव बड़े आहत हुए थे। उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटी बड़ी होती है किसी भी टाइप के पेट्रियोटिज्म वाले फीलिंग से, एंड दैट्स वाई आई वुड ऑल्सो प्रेफर ह्यूमैनिटी ओवर पेट्रियोटिज्म।
यहाँ गुरुदेव पेट्रियोटिज्म को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर अगर कोई पेट्रियोटिज्म किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे देश के लिए, किसी दूसरे लिंग्विस्टिक पीपल के लिए जो दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरे कलर के हैं, दूसरे रीजन से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई इन्फीरियर फीलिंग रखता है तो गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे ह्यूमैनिटी पसंद है। आज भारत में भी ना ये बड़ा डिमांड है गाइस, जिसको याद रखेगा। जिस तरह से भारत में आज कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है, रीजनल टेंशन बढ़ रहा है, लैंग्वेज को लेकर टेंशन बढ़ रहा है, तो हमें ना गुरुदेव की ये सीख याद रखनी है, ठीक है। सो ये अरबिंदो मोहन बोस जी को गुरुदेव ने लिखा था। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अब कल हम लोग मॉर्निंग में आसाम प्रहरी के स्पेशल एडिशन के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग आसाम स्पेसिफिक न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस एज वेल एज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज तो मौसम देखकर लग रहा है कि थोड़ा सूरज चाचा हमें राहत देंगे, सूरज चाचा से राहत मिलेगी गर्मी से, बट अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, है ना। पढ़ाई जारी रखिए अपकमिंग मेंस और नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।